Okay. This is question number 7, October, November 21. Question number 7. Now see, क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था, इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं. देखें जी, एक रैंप है, इस पर पार्टिकल P एंड Q हैव masses mkg and 2 mkg respectively, वो हमें नज़र भी आ रहे हैं. The particles are initially at rest 6.4 meters apart on the segment line greatest slope of a rough plane inclined at angle alpha to the horizontal where sine alpha is 0.8. See the diagram. Particle P is released from rest. P is released from rest and slides down the line of the greatest slope. Simultaneously, particle Q is projected up the same line of the greatest slope at the speed of 10 meters per second. The coefficient of friction between each particle is 0.6. What we need to do, show that the acceleration of Q up the plane is minus 11.6 meters per second square. Now see, अगर हम इसका इसमें तो थोड़ा वो होगा ट्रबल. में एक चीज़ बनाता हूँ, यहाँ बना लेते हैं ताकि इसको हम बाद में आसान बनाकर समझ सकें. दिस इज़ पार्टिकल Q, राइट. तो हम जानते हैं कि अगर मैं इसको लेट्स से वेट 1 का नाम दूँ, ठीक है, वेट 1 एंड दैट दैट्स वेट 2, ठीक. अगर इनकी हम डायग्राम इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर if this angle is alpha, तो you all know कि ये एंगल वो होगा 90 डिग्री. दिस इज अल्फा. Same way, this angle is alpha, that's W2. तो पहले तो कंपोनेंट्स इसके फाइनल कर लेते हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए. दिस इज W2 cos अल्फा, W2 sin अल्फा, राइट, दैट्स W2. और इसी तरह से यहाँ ये हो जाएगा W1 sin अल्फा, W2 cos अल्फा, राइट. अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इनिशियली वो कितना है? वो है 6.4 मीटर. ये यहाँ से नीचे आ रहा है और ये यहाँ से ऊपर जा रहा है with the initial speed given 10 meters per second, ठीक. ओके, अब आपसे पहले कहा जा रहा है कि जी ये जो एक्सेलरेशन ऑफ Q अप द प्लेन इज minus 11.6 है. दिस इज वी नीड टू प्रूव. अब कुछ चीज़ें जिसमें गिवन थी, जैसे हमें पता है कि इसमें साइन अल्फ़ा 0.8 है, तो हम कॉस अल्फ़ा निकाल सकते हैं. कॉस अल्फ़ा क्या निकलेगा? निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 0.8 स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.6 एंड म्यू इज़ given which is 0.6, right. Now see, ये जो पार्टिकल Q ऊपर जा रहा है, इनिशियल तो हमको इसकी पता है कि वो 10 है. ऊपर जाने के लिए इसको दो चीज़ें रेजिस्ट कर रही होंगी, एक इसका वेट और एक फ्रिक्शन.
तो अगर वेट का परपेंडिकुलर टू द रेम कंपोनेंट लेते हैं तो वो पैरेलल टू द रेम कंपोनेंट लेते हैं तो वो W साइन अल्फ़ा है, W1 साइन अल्फ़ा। और फ्रिक्शन जो कि आप जानते हैं क्या होती है, म्यू आर इज़ इक्वल्स टू MA, और M इस वक्त इसका जो मास है वो क्योंकि 2m है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 2MA। अच्छा, अब इसमें ड्राइविंग फोर्स कोई नहीं होगी क्योंकि कोई इंजन इसमें नहीं लगा हुआ है जो उसके ऊपर लेके जा रहा है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्री फॉल थिंग। तो ये जितनी ज़्यादा स्पीड से ऊपर जा रहा होगा इसकी एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये W1 क्या हो जाएगा, W1 इज़ mg, तो यू हैव द आइडिया दिस इज़ गोइंग टू बी 2mg। साइन अल्फ़ा इज़ गिवन जो कि 0.8 है। Friction, you all know, friction is mu r. Mu is given, and which is 0.6. R is this, which is equals to W2 cos alpha. W2 यानी कि 2mg cos alpha is equals to 2MA. So you have the idea, this 2m would be cancelled out, और अगर आप कैलकुलेटर में 10 into 0.8 minus 0.6 into cos alpha is 0.6, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो you will find out, you will easily prove कि acceleration इसकी -11.6 meters per second square है। And then find the time for which particles are in motion before they collide. अब इनके कोलिजन से पहले क्या टाइम था ये हमें पता करना है। अब ये थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। पहले तो Q के बारे में तो हमें पता चल गया कि इसकी जो एक्सेलरेशन है इनिशियली वो हमें पता चली है कि -11.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। तो पहले तो P की अब एक्सेलरेशन पता करते हैं कि ये नीचे आते हुए क्या थी। तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर पार्टिकल P, हम जानते हैं कि इसको P को नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल इसका वेट का ये कंपोनेंट है, और इसको अपोज करेगी फ्रिक्शन, द रिज़ल्ट इज़ MA। तो ऑफ कोर्स नीचे लाने के लिए W2 साइन अल्फ़ा माइनस अपोज करेगी इसको फ्रिक्शन, द रिज़ल्ट द नेट इफेक्ट इज़ MA। W2 इज़, लेट मी डू दिस फॉर यू, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। W2 साइन अल्फ़ा, W2 इज़ mg, sin alpha is 0.8, friction is mu r, coefficient of friction is 0.6, friction r, इसकी r W2 इसकी फ्रिक्शन W2 cos अल्फ़ा होगी, W2 cos अल्फ़ा यानी कि mg cos alpha is 0.06 is equals to MA. We'll find out this m will be cancelled out, and if you use the calculator, 10 into 0.8 minus 0.6 into 0.6, 0.36, 10 is 3.6, 8 minus 3.6 is 4.4, A is 4.4 meters per second square, right? और हम जानते हैं कि for Q what acceleration we had A minus 11.6 meters per second square from the above. अब we have a problem here. हमको यहाँ पे ये देखना है कि Q रेस्ट में कब आएगा। This is important. So let's say we'll find out the time
कि when this Q is coming to rest, Q important for us to know when Q, this is the important question, when Q comes to rest. हमको पता है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी अगर ये रेस्ट में आया है एंड u इज इक्वल्स टू 10. Acceleration is minus 11.6 meters per second square, and we all know v is equals to u plus 80. U is 0, initial is 10, acceleration is minus 11.6, and time, which gives you time is equals to 25 out of 29, which is in decimal equals to 0.862. दिस इज़ द टाइम. अब नाउ इनिशियली अब हमारे पास मामला क्या है? मामला ये है कि इतने टाइम पर क्यों आ गया रेस्ट पे. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन वी शुड आस्क कि पी उस वक्त इन दोनों का डिस्टेंस कितना कवर हुआ था, इन दोनों का डिस्टेंस कितना कवर हुआ था. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. फॉर दिस टाइम इसको मैं T1 कह देता हूँ कि ये जो 0.862 है, दिस इज़ द टाइम. इस टाइम तक P ने कितना ट्रैवल किया, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस. लेट मी स्विच द कलर. हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कि जनाब कि ये P जो है नीचे आते हुए इस टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो अभी ऑल नो S is equals to ut plus half at square. इनिशियल तो ज़ीरो था, तो दैट मीन्स टाइम 0.862 में पुट कर भी दूँ तो नथिंग इज़ हैपनिंग. एक्सेलरेशन हमने निकाली थी 4.4 थी. टाइम स्क्वायर यानी 0.862 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1.6349. ठीक, दिस इज़ अ पॉइंट. इसी तरह से इस वक्त S डिस्टेंस कवर्ड बाय Q व्हेन गोइंग अप. सो अगेन वेरी सेम फॉर्मूला. U इनिशियल इसकी 10 थी, टाइम दिस 1.649. अगर बेहतर वैसे ये है कि इसका फ्रैक्शन इस्तेमाल किया जाए in order to get accurate results, plus half at square. Acceleration is minus 11.6 क्योंकि इसकी acceleration minus 11 थी. 25 over 29 स्क्वायर. ये हमेशा डिज़ायरेबल रहता है कि अगर ये जो टाइम है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू यूज़ की जाए तो अवॉइड द प्रीमेच्योर राउंडिंग, ये बेहतर रहती है बात. तो इसका आंसर आ गया जी 4.31 मीटर्स. अब अगर मैं देखूं इस वक्त इसने ऊपर जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया. इसने ऊपर जाते हुए डिस्टेंस कवर किया P ने 4.31 और P ने नीचे आते हुए डिस्टेंस कितना कवर किया 1.6349 meter. Add these two values to check whether this 6.4 meter is covered or not. तो इन दोनों को ज़रा ऐड कीजिए इस सिनेरियो में. टोटल डिस्टेंस तो वो टोटल डिस्टेंस 1.6349 प्लस 4.31 equals to 5.945 meters, which is less than 6.4. तो इसका मतलब हुआ कि नो कोलिजन येट. तो अब कोलिजन हुई कैसे होगी? अब कोलिजन ऐसे हुई होगी कि ये तो मामला था, ये डायग्राम थी कि जब हो गया क्या. लेट मी डू
समथिंग है कि मैं इस एक्सेलरेशन को मिटाऊँ। ठीक है जी। अब हुआ क्या है कि जब टाइम दिस इज़ द सिनेरियो जब टाइम कितना गुजरा था, टाइम गुजरा था 0.862 सेकेंड्स। ठीक है। अब आफ्टर दैट ये जो P है ये नीचे आना शुरू हुआ होगा। ये ज़्यादा बड़ी हो गई लाइन। ये जो P है ये यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ होगा और Q जो है वो भी नीचे आना शुरू हुआ होगा, राइट। और रास्ते में अब इन दोनों की टक्कर हुई है। ऑन द वे दैट बोथ आर कमिंग डाउन द प्लेन, then they are supposed to collide because the total distance covered by P down the plane, the total distance covered by the Q up the plane, the sum is 5.945. Some portion is left, and how much is left? How much is left? You know, 6.4 minus 5.945. This part is left. So we need to find out first the velocity of the particle before, we need to find out the velocity of P at this point. V is equals to, मैं बात कर रहा हूँ particle P, V is equals to U plus AT. हम जानते हैं कि U, the initial speed is 0 and acceleration for P is 4.4 and the time जब ये गुजरा था 0.862, मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 3.7928 मीटर्स पर सेकेंड। यानी जब P यहाँ से चला है तो यहाँ पे इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है वो हमने निकाली, कितनी निकाली, 3.7928 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। और अब जो डिस्टेंस रह गया है 6.4 माइनस 4.95, ये जो डिस्टेंस अभी इन दोनों के दरमियान रह गया था, दिस डिस्टेंस इज़ 6.4 was the total माइनस इन दोनों का जो कंबाइंड डिस्टेंस हमने निकाला था वो था 5.945। इसमें से ज़रा माइनस 6.4 माइनस 5 पॉइंट भूल जाता हूँ बार बार 5.945. So this distance is 0.455 meter. So this distance is 0.455, right? अब ये डिस्टेंस कैसे कवर होगा? जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो इस डिस्टेंस को कवर करेगा. So 0.455 distance covered by the P minus distance covered by the Q, क्योंकि relative distance both are in motion. So anyway, 0.455 is equals to distance covered by the P is ut plus half at square, that is initial velocity for P is 3.7928, and time, let's say t2 is the time, plus half a is 4.4 t square minus distance covered by the Q. For Q at this moment the initial velocity is 0, right? तो वो नहीं लिखते हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी तो ख़त्म हो गया. अब हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि 0.5. acceleration would be same as of this 4.4.
You all know that. So these two will be cancelled out, and if 0.455 divided by 3.7928, the answer is 0.1199. So the total time before collision is T1 plus T2, yani 0.862 plus 0.1199, and the final answer is 0.98196. This is the time before they collide. Right? So that was a tricky part. So you all get to know कि हुआ क्या है. हुआ ये है कि अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बनाऊँ कि बस बेसिकली हुआ ये है कि पार्टिकल P Q पहले ऊपर गया, पार्टिकल P वहाँ से नीचे आया, ये रुक गए, और फिर P भी नीचे आ रहा है और Q भी नीचे आ रहा है, और रास्ते में इन दोनों की टक्कर हुई है. So, and if they coalesce on impact, right? This is important. Find the speed of the combined particle, because they are combined, they are coalesced immediately after the impact. So we need to find out the speed before impact first. For this, speed before impact of the both particles. Right, so for P, V is equals to U plus AT. We all know कि इसकी initial 0 थी and acceleration 4.4 थी, और time इसने लिया 0.98, ये 0.98196, जो कि हो गया 4.316. And for Q, the initial speed, sorry, the velocity before speed before impact is क्योंकि Q वापस आया था तो हम इसकी भी इनिशियल स्पीड 0 लेंगे, क्योंकि जब इनकी टक्कर हुई है तो उस वक्त Q ने भी अपनी वापसी का सफ़र शुरू कर दिया था. राइट, इट वाज मूविंग डाउन. तो इफ इट इज़ मूविंग डाउन तो इसकी भी जो U plus AT है, U सपोज टू बी 0 and acceleration is same 4.4 and the time taken is not 0.98. टाइम टेकन जो वापसी का जब सफ़र शुरू हुआ था तो उस वक्त जो टाइम निकला था वो टाइम ये था. राइट, तो हम भी इसको इस्तेमाल करेंगे फॉर Q 0.1199. सो 4.4 multiply with 0.1199 is 0.5275 something. So according to the law of conservation of momentum, so this particle P have a mass m and Q has 2m. So momentum for P is m into velocity is 4.316 plus 2m, velocity is 0.5275 is equals to ma. Sorry, the momentum of the combined particles. Momentum of the combined particles m plus 2m would be the total mass, and velocity v that we need to find out. Velocity v that we need to find out. So m plus 2m 3m हो जाएगा, 3m m और m कट जाएंगे. So इसका मतलब 4.316 and 2 multiplied by 0.5275
and then divided by 3, this gives you V 1.79 meters per second. So I hope you understand this concept fully. So this was a tricky question. आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा. अगर नहीं तो उस वीडियो को एक दफ़ा ज़रा दोबारा देख लीजिएगा.